भाई साहब ऐसा 2020 में हमने पेंडेमिक देख लिया, कोरोना जैसा, हमने हीट वेव देख लिया, हमने लोकस्ट अटैक देख लिया, हमने अम्फान जैसा साइक्लोन देख लिया, हमने बेताल और पाताल लोक जैसी वेब सीरीज भी देख ली। पर भाई साहब अब मैं आश्वस्त हो गया हूं कि अब ये दुनिया नहीं बचेगी। राजदीप और बरखा दत्त ने आरएसएस की तारीफ कर दी। अब भैया हमने सब कुछ देख लिया है। तो भाई बात ऐसी है कि अगर ये दोनों आरएसएस की तारीफ कर देते हैं, जो कि अभी तक आरएसएस के घोर विरोधी रहे हैं, तो इसके ऊपर वीडियो तो बनता ही था और साथ ही साथ इसके पीछे की वजह जो है वो जानने की चेष्टा करना भी हमारा धर्म बनता था। तो आप हमारे साथ बने रहिए, देखते हैं कि क्यों ये तारीफ की गई। तो कल बरखा दत्त मुंबई में थी और मुंबई से बरखा दत्त ने आरएसएस की तारीफ कर दी। Here in the crowded Nehru Nagar Basti of Mumbai, which is a red zone and a virus hotspot, volunteers of the RSS are actually here risking their own lives at the front line like so many other good Samaritans and are helping Mumbai Municipal Corporation with screening, testing, data collection and urging people to step out and get tested and also provide information. वैसे तो भारत में जब भी कोई आपदा आई है, आरएसएस के स्वयंसेवक हमेशा ही अपना सेवा धर्म निभाने के लिए तत्पर रहे हैं, मगर इसे कभी भी एक्नॉलेज नहीं किया बरखा दत्त ने और ना ही राजदीप सरदेसाई ने। अब राजदीप सरदेसाई भी आरएसएस की प्रेज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये तो भाई किसी चमत्कार से कम नहीं था। अब दोस्तों सवाल एक ये भी आता है कि कोविड-19 के दौरान आरएसएस ने किस प्रकार से अपना सेवा धर्म निभाया है और क्या क्या किया है। तो भाई ये रिपोर्ट है 2 मई तक की। 2 मई तक के इस डेटा के हिसाब से 67,336 जगहों पर आरएसएस ने अपना सेवा धर्म निभाया है। 3,42,319 वॉलंटियर्स लगे हुए हैं कोविड-19 के दौरान। 2 मई तक 50,48,088 फैमिलीज को राशन किट डोनेट की गई हैं। 3,17,12,767 मील पैकेट्स डोनेट किए गए हैं आरएसएस के द्वारा। 4,89,824 माइग्रेंट वर्कर्स को एक या दूसरी तरीके से मदद प्रोवाइड की गई है आरएसएस के द्वारा। 22,446 ब्लड डोनेशन कैंप्स लगाए गए हैं और साथ ही साथ 44,54,05,555 मास्क डोनेट किए गए हैं। तो भाई इतना सब कुछ करने के बाद राजदीप और बरखा ने 2-2 चम्मच प्रेज कर दी है आरएसएस की। वहीं दूसरी ओर जब जमातियों ने 10 प्लाज्मा क्या डोनेट किए थे जिसका कोई यूज भी नहीं हुआ, तो उन जमातियों के लिए हैशटैग चला दिया गया था, वी आर प्राउड ऑफ यू जमातीज। पर चलो बरखा और राजदीप को कम से कम दिखाई तो दिया और 2 चम्मच बढ़ाई तो की। रवीश को तो अभी तक दिखाई भी नहीं दिया है और शायद इसीलिए रवीश कुमार राजदीप सरदेसाई को कहते हैं भैया ये तो दुकानदार है। आप बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं है। जैसे कल राजदीप आए थे, राजदीप ने कहा कि अगर मीडिया बटा है उसमें मानक मैं दुकानदार नहीं हूं। हाँ। आप जिनका नाम लेकर आए हैं वो मैं बैलेंसवादी नहीं हूं। वो रवीश जो अभी तक ये कहते थे कि उन्हें राजदीप के सामने आने से भी डर लगता था, वो रवीश जो अभी तक ये कहते थे कि उन्होंने अपनी पत्रकारिता जो सीखी है वो राजदीप से सीखी है, वो रवीश आज राजदीप को दुकानदार कह रहे हैं। बड़ी विडंबना है। एक सच्चाई ये भी है कि आप लोगों ने इस इंटरव्यू में देखा होगा कि हम दोनों कितनी बराबरी से बातें कर रहे हैं, पर ऐसा नहीं था। जब मैं नया रिपोर्टर बनकर आया था तो सचमुच राजदीप के सामने 5 मिनट के लिए खड़ा भी हो जाता था तो आधे समय तो पाँव कांपते रहते थे। तो ये मेरा भी इम्तहान था। इस तनाव से मैं घर से जब यहाँ तक आया तो मैं इतने तनाव से था कि मैं राजदीप सरदेसाई का कैसे इंटरव्यू कर सकता हूँ। तो वो कैसे किया, जो चेला था अपने गुरु का इंटरव्यू कैसे किया, इस पे भी इस किताब। दोस्तों ये कहानी बरखा और राजदीप तक नहीं रुकी, सागरिका घोष तक ने आरएसएस की तारीफ की थी। और ऐसा कोई पहली बार तो है नहीं कि आरएसएस ने अपनी सेवाएं दी हों देश को आपदा के समय में। तो भाई ऐसा है 2001 का भुज का भूकंप हो या फिर 2004 की सुनामी, 1962 की चीन से वॉर हो या फिर हो 2020 में कोरोना वायरस, सभी जगहों पर आरएसएस ने अपनी सेवाएं दी हैं भारत को। तो भाई अगर आप ये जानना चाहते हैं कि डिजास्टर के समय में किस तरीके से रिलीफ का काम किया है आरएसएस ने, तो मालिनी भट्टाचार्य की एक किताब है जिसका नाम है डिजास्टर रिलीफ एंड द आरएसएस। आप उसे पढ़िए, आपको सब समझ में आ जाएगा। और ये जो राइटर है ना, ये राइटर कोई आरएसएस की बंदी नहीं है, ये मैडम है जेएनयू की स्कॉलर।
उन्होंने अपनी पीएचडी की जो पूरी पढ़ाई की वो इसी टॉपिक के ऊपर की कि डिजास्टर्स के समय में किस तरीके से रिलीफ का कार्य किया जाता है भारत में, और वो क्या सेक्युलर होता है क्या नहीं होता है। और उन्होंने पाया कि भाई आरएसएस ने रिलीफ का काम जो किया है बिना किसी स्वार्थ के इंक्लूसिव तरीके से अपनी सेवाएं दी हैं। वहीं दूसरी ओर क्रिश्चियन मिशनरीज जो हैं वो पहले आपको बाइबल देते हैं, आपका धर्म परिवर्तन कराते हैं और उसके बाद आपको सेवाएं देते हैं। ये बातें हमने नेपाल के भूकंप के दौरान या फिर सुनामी के दौरान काफी मात्रा में देखी हैं। और वहीं दूसरी ओर कोविड-19 के दौरान पाकिस्तान में नॉन मुस्लिम्स को पहले कलमा पढ़वाया जाता है, उनका धर्म परिवर्तन कराया जाता है और उसके बाद उनको राशन दिया जाता है। इस प्रकार के मामले भी हमने काफी सुने हैं। तो दोस्तों, इतनी सेवाएं देने के बावजूद भी इन सेवाओं को कभी नहीं दिखाया गया टीवी के ऊपर, बल्कि हाँ डिबेट्स ऐसी चलाई गई हैं मानो आरएसएस एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन हो। भारत के महान हिस्टोरियन इरफान हबीब आरएसएस को कंपेयर कर देते हैं आईसिस के साथ। बाबा साहिब अंबेडकर के पढ़पौत्र बता देते हैं आरएसएस को एक टेरर आउटफिट। वहीं दूसरी ओर बाबा साहिब ने खुद 1952 में जब चुनाव लड़ा था तो उस वक्त आरएसएस के थेंगड़े को अपना एजेंट बनाया था, इलेक्शन एजेंट बनाया था। कांग्रेस के दिग्विजय सिंह एक बुक लॉन्च कर देते हैं 26/11 में, आरएसएस की साजिश है, कुछ इस प्रकार से वो बुक कहती है। बरखा दत्त जो अभी आरएसएस के अच्छे कामों को दिखा रही हैं, ये वर्षों से एक स्टॉन्च क्रिटिक रही हैं आरएसएस की और अनाप शनाप लिखती और बोलती आई हैं आरएसएस के बारे में। आज से 14 साल पहले की ये डिबेट देखिए एनडीटीवी पर, बरखा मैडम कर रही हैं डिबेट हिंदू टेरर के ऊपर। आरएसएस को हिंदुत्व आइडियोलॉग बताया जाता है और इवेंचुअली हिंदुत्व आइडियोलॉग और हिंदू टेरर को मिक्स कर दिया जाता है। आज से 14 साल पहले भी एनडीटीवी हिंदू टेरर के ऊपर डिबेट कर रहा था, बरखा दत्त हिंदू टेरर के ऊपर डिबेट कर रही थी, और आज से 4 साल पहले भी 2016 में बरखा दत्त एनडीटीवी पर बैठकर हिंदू टेरर के ऊपर बात कर रही हैं। और इसके बीच में भी सैकड़ों हजारों बार हिंदू टेरर, हिंदुत्व टेरर की बातें उठाई गई हैं। और ये देखिए राजदीप की बीवी सागरिका घोष, ये भी प्रेज कर रही हैं अभी आरएसएस की, और इससे पहले आरएसएस के बारे में क्या कुछ लिख रही थी वो भी पढ़ लीजिए। अभी इतना ही नहीं, राजदीप सरदेसाई तो आरएसएस की तारीफ के अलावा योगी आदित्यनाथ की तारीफ करने लग गए। वाह। और मैं योगी जी की भी एक तरह से आज प्रशंसा करना चाहता हूं, जिस तरह से उन्होंने इस पूरे कोविड वायरस को एक तरह से एक मिशन की तरह से लिया है। और इसके अलावा राजदीप सरदेसाई ने नरेंद्र मोदी द्वारा वोकल फॉर लोकल की बात को बड़े अच्छे से लिया और उसको प्रमोट तक किया। भाई साहब, ये दिन मैं देखूंगा मैंने कभी नहीं सोचा था। जो आदमी 2002 से 2019 तक मोदी के पीछे केवल 2002 के लिए पड़ा हुआ था, जो आदमी कोर्ट की रूलिंग के बावजूद मोदी को आरोपी मानता था 2002 का, वो आदमी मोदी के एक वक्तव्य को सपोर्ट कर रहा है। किसने सोचा था ये दिन आएगा? जिस आदमी को 17 साल लगे केवल ये बात मानने में कि मोदी को और 2002 को कुछ ज्यादा ही सेंसेशनलाइज कर दिया मीडिया ने, वो आदमी मोदी के वक्तव्य को सपोर्ट कर रहा है और उसे प्रमोट कर रहा है। किसने सोचा था ऐसा होगा? मतलब राजदीप सरदेसाई वो आदमी है जो पी चिदम्बरम को टेंटेड मिनिस्टर बोलता है, और जैसे ही सुप्रीम कोर्ट से वो चार्जेस बरी हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, वैसे ही राजदीप सरदेसाई इंडिया टुडे पे एक अपॉलॉजी लिखवा देते हैं। वहीं दूसरी ओर 17 साल से मोदी के पीछे पड़े होने के बावजूद ये मोदी से कोई अपॉलॉजी नहीं मांगते हैं। अब दोस्तों आगे बात करते हैं राजदीप बरखा या फिर सागरिका के अगेंस्ट कोई प्रोटेस्ट भी हुआ जब उन्होंने आरएसएस की तारीफ या फिर उनके अच्छे कामों को दिखाया? तो भाई ऐसा है, राजदीप और बरखा के अलावा विराट कोहली ने भी अभी संघ की तारीफ की, सेवा भारती की तारीफ की, और विराट कोहली के अगेंस्ट भी कोई प्रोटेस्ट नहीं चलाया, कोई हैशटैग नहीं चला संघी राजदीप या संघी विराट कोहली। वहीं दूसरी ओर अब से कुछ ही दिन पहले मिलिंद सोमन ने ये कहा था कि भाई उन्होंने शाखाएं अटेंड की हैं अपने बचपन में, तो उनके खिलाफ विशियस कैंपेन्स चलाए गए थे। तो भाई मिलिंद सोमन से विराट कोहली या राजदीप तक ऐसा क्या बदल गया जो इन लोगों ने इस प्रकार के विशेष कैंपेन्स अब नहीं चलाए? तो भाई अगर ब्रॉडवे में बात करें तो लिब्रांडो के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि राहुल जीते मोदी हारे, साथ ही साथ उनकी सार्थकता भी बनी रहे, क्योंकि ये अपनी सार्थकता लूज कर रहे हैं टाइम बाय टाइम, क्योंकि इनके विशेष कैंपेन्स इतने ज्यादा खतरनाक है कि एक्सपोज बार बार होते जा रहे हैं। बरखा दत्त इतनी बड़ी एंकर रही है कि अगर किसी रिपोर्टर को फिल्मों में दिखाना होता था तो पहले बरखा दत्त का ही कैरेक्टर दिखाया जाता था। अब भाई वो बरखा दत्त अपने YouTube चैनल पर जब वीडियो डालती हैं
तो उनको 2000, 5000, 10,000 से ज्यादा व्यूज नहीं मिलते हैं, इतनी बड़ी एंकर होने के बावजूद। रवीश कुमार जो टोटली एंटी मोदी मोड में हैं, वो ऑपोजिशन से ज्यादा अपोज करते हैं मोदी को, वो रवीश कुमार अपनी व्यूवरशिप दिन ब दिन लूज करते जा रहे हैं। एनडीटीवी की टोटल व्यूवरशिप जो है वो खत्म होती जा रही है। बात बात पर रवीश एक्सपोज हो जाते हैं और केवल हार्डकोर लेफ्टिस्ट ही अब रवीश कुमार को देख पाते हैं, क्योंकि मॉडरेट लेफ्टिस्ट भी इनको नहीं देख पाता, क्योंकि ये इतने ज्यादा नेगेटिव हो चुके हैं। 2014 से 2019 तक पूरा लिब्रांडू परिवार रवीश जैसा ही था, हार्डकोर मोदी ऑपोजिशन में लगा हुआ था। 2019 में शेखर गुप्ता को ये रियलाइज हुआ कि भाई मोदी के अच्छे कामों को हमने दिखाया नहीं, लोगों तक वो अच्छे काम पहुंच गए, तो हमारी विश्वसनीयता कम होती गई और हम बुरी तरीके से भैया एक्सपोज हो गए। तो भाई अपने आप को प्रासंगिक बनाए रखने के लिए एक न्यूट्रल व्यू काफी जरूरी है, ये दिखाना काफी जरूरी है कि हम भैया दोनों पक्षों के अच्छे बातों को दिखाते हैं। तो भाई इसी कड़ी में पहली बात ये दिखाई पड़ती है कि आरएसएस की तारीफ करना, और चाहे अपने दिल पर पत्थर रखकर ही करना, पर करना। और आरएसएस की अच्छाई दिखाते ही बरखा दत्त को अपनी वीडियो पर 50,000 से ज्यादा व्यूज भी मिल गए। ये भी कमाल हो गया भाई साहब। राजदीप भी अपनी कोशिश कर रहे हैं कि वो न्यूट्रल दिखें, पर दोस्तों बात यही है कि प्रोपेगेंडा चलाने वाली जो मशीन है वो कब तक प्रोपेगेंडा नहीं चलाएगी। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, हमें patreon.com पर सपोर्ट करेंगे। सपोर्ट बेहद वांछनीय है। लिंक आपको पिंड कमेंट या फिर डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा। ज्वाइन बटन के थ्रू भी आप सपोर्ट कर सकते हैं। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। आप देख रहे हैं आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत।